आप सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों आज हम लोग हिंदी का 2023 का पूरा सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों कितने का सॉल्व करेंगे सेट हम लोग? 2023 में दोस्तों जो सेट आया था हिंदी का यूपी बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। दोस्तों इस वर्ष हमें कौन सा दोस्तों ईयर है? दोस्तों 2025 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आइए देख लेते हैं कि 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की है, यदि अभी तक आप लोगों ने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हिंदी में यदि इसी तरह की ट्रिक अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए 100% आप लोग सफल अवश्य होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव वे में पेपर देना है और जो ट्रिकें आज आप लोगों को हम समझा रहे हैं उन्हीं ट्रिकों के माध्यम से आप लोग एग्जाम देंगे। आप लोग 100% श्योर हो जाइए कि आप लोग 100% पास होंगे। तो आइए फ्रेंड्स प्रारंभ करते हैं अपना वीडियो। वीडियो दोस्तों अंत तक देखना है और किस तरीके से वीडियो में दोस्तों आप लोगों को ट्रिकें बताई जा रही हैं उन सभी चीज़ों को आपको आसानी से समझना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी। क्या है फ्रेंड्स? 20 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी, जिन क्वेश्चंस को दोस्तों क्या करना होता है, हमें ओएमआर शीट में भरना होता है। दोस्तों किसमें भरना होता है? ओएमआर शीट में हमें फिल करना होता है। तो दोस्तों खंड आ में जो होता है यानी बहुविकल्पी प्रश्न, ये दोस्तों हमें किसमें करने होते हैं? ये हमें ओएमआर शीट में भरने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो आइए बिना समय विलंब किए हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा है, दूसरा दिया गया है रामचंद्र शुक्ल है, तीसरा दिया गया है निराला जी हैं, चौथा ऑप्शन दिया गया महावीर यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यानी ये निराला का मतलब क्या है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स जो रस मीमांसा के लेखक है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दोस्तों कह रहा है कि तितली कृति किस विधा की रचना है। फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जो तितली कृति है वह किस विधा की रचना है? दोस्तों कहानी विधा है, जीवनी विधा है, उपन्यास विधा है या फिर नाटक विधा है। तो दोस्तों जो तितली है वह किस विधा की रचना है? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो जो तितली विधा है दोस्तों वह है उपन्यास। क्या है दोस्तों? वह उपन्यास है, यानी ये एक उपन्यास विधा की रचना है। और दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है? तो फ्रेंड्स ये रचित है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। दोस्तों कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनके द्वारा तितली दोस्तों रचित है, यानी ये जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों प्रसिद्ध का ये इनका दूसरा उपन्यास है। दोस्तों क्या है? तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित दूसरा उपन्यास है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। दोस्तों क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। किसके लेखक हैं दोस्तों? गांधी की देन इसके लेखक हैं, या हिंदी साहित्य का इतिहास इसके लेखक हैं, या इंद्रजाल इसके लेखक हैं, या हिंदी साहित्य विमर्श के इसके लेखक हैं। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक दोस्तों, किस कृति के लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है पहला वो ऑप्शन है, यानी गांधी की देन। दोस्तों क्या है? गांधी जी की जो देन है वह किसके द्वारा रचित है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रचित है। दोस्तों और एक इन्होंने रचना की है गांधी पर ही, वो क्या है दोस्तों रचना? वो है बापू के कदमों में। दोस्तों क्या है वो रचना का नाम? बापू के कदमों में। दोस्तों क्या है? बापू के कदमों में। और दोस्तों ये रचना कब रची गई है? ये कब लिखी गई है? 1949 में। दोस्तों कब लिखी गई है? 1949 में ये लिखी गई है। कब दोस्तों? बापू के कदमों में। और दोस्तों उसके पहले कौन सी है? गांधी की देन। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य और कला किसकी रचना है। दोस्तों साहित्य और कला किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिया गया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है, दूसरा दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, तीसरा दिया गया है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, चौथा दिया गया है जयप्रकाश भारती की रचना है। तो दोस्तों साहित्य और कला जो है वो रचना किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। दोस्तों किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है क्या कह रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। दोस्तों क्या कह रहा है? शुक्लोत्तर युग के कौन से लेखक है? राधाचरण गोस्वामी ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में चतुर्सेन शास्त्री हैं, डी ऑप्शन में दौलत राम है, और दोस्तों सी ऑप्शन में दौलत राम है, और डी ऑप्शन में धर्मवीर भारती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों धर्मवीर भारती। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें का? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है कि रीतिकालीन कवि हैं।
दोस्तों क्या है, रीतकालीन कवि हैं, कौन है? केदार भट्ट हैं, जायसी हैं, पद्माकर हैं या कृष्णदास हैं। तो दोस्तों जो रीतकालीन कवि हैं, यानी जो रीतकाल से संबंधित कवि हैं, वो दोस्तों है पद्माकर। कौन है? पद्माकर। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। दोस्तों क्या दिया गया है? छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो दोस्तों कौन से रचयिता हैं छत्रसाल दशक के? क्या मतीराम जी हैं, या भूषण जी हैं, या घनानंद हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं कि छत्रसाल दशक के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों भूषण है, यानी कवि कौन है? भूषण है, जिन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? दोस्तों क्या है? तार सप्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन पहला दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, या नरेंद्र शर्मा जी हैं, या भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, या फिर केशव प्रसाद जी हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भाई तार सप्तक के संपादक कौन है दोस्तों। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं दोस्तों वो कौन है? वो फ्रेंड्स हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दोस्तों कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है वो तार सप्तक के संपादक हैं। और दोस्तों पहला तार सप्तक का संपादक कब हुआ है दोस्तों? तो वो हुआ है 1943 में। कब हुआ दोस्तों? 1943 में पहला संपादन हुआ है तार सप्तक का। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? नवा क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। दोस्तों क्या है? सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? ज्ञानदीप है दोस्तों, युगवाणी है, प्रेम वाटिका है, या छड़दा है? तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है दोस्तों वो है युगांत या युगवाणी। दोस्तों युगांत भी इनकी रचना है, युगवाणी भी सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है। तो दोस्तों ये क्या है? युगवाणी। फिर दोस्तों दिया गया कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। दोस्तों स्मृति की जो रेखाएं हैं वो कौन से साहित्य की विधा है? तो दोस्तों स्मृति की जो रेखाएं हैं वो साहित्य में आता है संस्मरण में। क्या आता है दोस्तों? वो आता है संस्मरण में। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ए ऑप्शन में दिया गया है भय है। दोस्तों ए ऑप्शन में क्या है? भय दिया गया है। बी ऑप्शन में निर्वेद दिया गया है। सी ऑप्शन में विस्मय दिया गया है। और डी ऑप्शन में शोक दिया गया है। तो दोस्तों जो करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी ये दोस्तों शोक से संबंधित है, यानी ये दुख दर्द से ही संबंधित पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी शोक। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12वां क्या दिया गया है? इसमें दोस्तों लिखा है कि पीपर पात सरिसमन डोला। दोस्तों क्या लिखा है? पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, इस तरह के शब्द आते हैं वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार तो है नहीं। रूपक अलंकार दोस्तों क्या होता है? जहां भेद रहित आरोप हो। दोस्तों यहाँ पर तो समानता पाई जा रही है। दोस्तों यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर कोई शब्द या अक्षर केवल एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग हों। जैसे दोस्तों कनक कनक से सौगुनी, ये वाला एक चैप्टर दोस्तों शब्दालंकार में था। लेकिन हाई स्कूल में तो अर्थालंकार केवल दिए गए हैं, और वो भी 3 अलंकार हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि पीपर पात सरिसमन डूला। तो दोस्तों इसमें जो है वो है उपमा अलंकार। कौन सा दोस्तों? उपमा अलंकार। यानी क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13वां। क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा सुनि केवट के बैन। दोस्तों क्या है? सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन, चितई जानकी लखन तनु। तो दोस्तों इन पंक्तियों में पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या रोला छंद है, या सोरठा छंद है, या सवैया है, या फिर कुंडलिया है? तो दोस्तों हमें इसमें पहचानना है कि भाई ये कौन सा छंद इसमें दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें हमें कैसे पता करना होता है? तो इसमें हम लोग मात्रा चढ़ाकर देखते हैं। क्या चढ़ाकर दोस्तों देखते हैं? मात्रा चढ़ाकर देखते हैं। तो क्या लिखा? सुनी, यानी दोस्तों सुनी। क्या लिखा? सुनी। इसका मतलब है 1 + 1, दोनों की मात्राएं हो गई दोस्तों। फिर लिखा के वट। तो दोस्तों के काफी देर तक निकल रहा है, तो इसका मतलब के में तो 2 हो जाएंगी, और प्लस वट, वट एक वा में हो जाएगी और एक टा में हो जाएगी।
तो दोस्तों इस तरीके से हो गए। फिर दोस्तों लिखा है के, दोस्तों क्या लिखा है के, तो यहाँ पर भी बहुत देर तक निकल रहा, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगी दोस्तों। फिर प्लस दोस्तों, फिर लिखा बैन, तो बैन में भी दोस्तों 2 हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी दोस्तों, बैन में 2 लग जाएंगी। प्लस फिर दोस्तों लिखा ना, तो 1 हो जाएगी। अब इसमें हम जोड़ते हैं दोस्तों कितनी मात्राएं हैं, तो 1 2 2 4 5 6 6 2 8 8 2 10 और 10 और 1 11। यानी दोस्तों कह रहा कि पहले वाले पद में कितनी मात्राएं आ रही हैं दोस्तों? 11 आ रही हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहचानते हैं कि यदि पहले और तीसरे में दोस्तों क्या है, यदि पहले और तीसरे में 11 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हों, तो दोस्तों जो भी छंद होता है वो हो जाता है सोरठा। क्या बन जाता है दोस्तों? सोरठा बन जाता है। क्योंकि यदि पहले और दोस्तों क्या है, पहले और चौथे में दोस्तों, यानी पहले और तीसरे में यदि 13 मात्राएं हों, दूसरे और चौथे में यदि 11 मात्राएं हों, तो दोस्तों बनता है क्या? दोहा। और दोस्तों दोहे का उल्टा होता है सोरठा। तो दोस्तों क्या है, इससे पहले में कितनी है? 11 मात्राएं हैं। तीसरे में कितनी दोस्तों? उसमें भी 11 मात्राएं हैं। दूसरे और दोस्तों चौथे में कितनी है? 13 मात्राएं हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों ये क्या है, ये दिया गया है जो ये सोरठा है। तो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा सोरठा। यानी क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वां पूछ रहा कि अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी आता है दोस्तों, 1 नंबर एकदम से आसानी से मिल जाते हैं हाई स्कूल के एग्जाम में। दोस्तों क्या पूछता है कि भैया जो अनुचर है, तो दोस्तों जो आगे के वर्ड होते हैं वही होते हैं उपसर्ग। तो दोस्तों चर से अगर हम लोग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें हमें मिल जाएगा अनु। क्या मिल जाएगा दोस्तों? अनु। तो यही जो अनु है ये क्या है? उपसर्ग है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बस केवल पहचानना है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है कि जो आगे के वर्ड होते हैं उन्हें ही उपसर्ग बोला जाता है दोस्तों। तो अनु जो है ये क्या है? एक उपसर्ग है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि प्रत्यय के प्रकार बताओ। दोस्तों प्रत्यय पूछा नहीं उसने, कोई शब्द नहीं दिया गया, ये नहीं कहा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों उसने कह दिया कि भैया प्रत्यय के केवल प्रकार बताओ। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, यानी 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला जो होता है वो होता है कृत प्रत्यय। कौन सा दोस्तों होता है? कृत प्रत्यय। इस तरीके से कृत प्रत्यय। दोस्तों दूसरा जो होता है उसे लिखते हैं हम लोग तद्धित। क्या होता है दोस्तों? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा दोस्तों? तद्धित प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। कह रहा कि वेद पुराण में समास बताओ। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा कि वेद पुराण में समास बताओ। क्या द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के सिलेबस में केवल 2 समास दिए गए हैं। एक तो समास है द्विगु और दूसरा समास है द्वंद्व। तो केवल 2 ही समास आप लोगों के आने हैं, बाकी पूरे ऑप्शन क्या है ये हमें नहीं पहचानना है। केवल 2 ही समास आप लोगों के सिलेबस में दोस्तों दिए गए हैं। फ्रेंड्स द्विगु समास की यदि बात करें तो इसका पहला पद होता है संख्यावाची। दोस्तों क्या होता है इसका पहला पद? संख्यावाची होता है। जैसे लिख दिया जाए पंचवटी। क्या लिख दिया जाए दोस्तों? पंचवटी। तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है। इसी तरीके से दोस्तों यदि कहीं पर लिख दिया जाए चौराहा, क्या लिख दिया जाए दोस्तों? चौराहा यदि लिख दिया जाए तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें भी द्विगु समास बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी पहला पद जो है संख्यावाची है। तो दोस्तों आप लोग द्विगु समास तो समझ गए कि किस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें समझना है कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो दोस्तों द्वंद्व समास की पहचान बिल्कुल एकदम से सरल होती है। क्या होती है दोस्तों? इन्हीं 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा और दोनों शब्द कैसे होंगे? विलोम होंगे। जैसे दोस्तों दिया जाए रात और ऐसे योजक चिन्ह लगा होगा और दिन लिखा होगा दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों यदि कहीं पर लिखा हो माता तो ऐसे बना होगा और लिखा होगा पिता, इस तरीके से। तो दोस्तों ये क्या है? ये योजक चिन्ह होते हैं और इन्हीं योजक चिन्हों के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? समास की गणना करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा योजक चिन्ह लगा है? ये वाला। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। तो फ्रेंड्स जिस तरीके की ट्रिक आप लोगों को समझाई जा रही है, ये ट्रिक आप लोगों को अपनानी है यूपी बोर्ड एग्जाम में, और यकीन मानिए आप लोग अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की ओर।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वां दिया गया है, कह रहा कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा भाई प्रमोद शब्द का तत्सम रूप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा, क्या प्रमोद बनेगा, प्रमुद बनेगा, प्रमोद बनेगा या प्रमाद बनेगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रमोद को हम लोग जब शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा भैया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो आप लोग आसान से एकदम शब्दों में, आसान सी भाषा में, आसानी तरीके से ये चीजें सीख लोगे और आप पेपर में दोस्तों आएगा तो गलती नहीं करोगे। आई होप, हमें विश्वास है कि आप लोग ये क्वेश्चंस सही करके आएंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है 18वां, कह रहा कि इत्यादि में संधि है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि इत्यादि में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और जत्सु संधि है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों के एग्जाम, दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में कितनी संधियां दी गई हैं। तो दोस्तों आप लोगों में दोस्तों केवल 3 संधियां दी गई हैं। एक तो यड़ संधि है, दूसरी गुण संधि है और तीसरी वृद्धि संधि है। तो दोस्तों यड़ संधि में क्या होता है, दोस्तों हमें केवल बस 4 वर्ड याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, 4 वर्ड। और दोस्तों वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला तो वर्ड है दोस्तों या, फिर है रा, फिर है ला और फिर है वा। दोस्तों इन 4 वर्ड के पहले, इन 4 वर्ड यानी इन 4 अक्षरों के पहले यदि कोई भी आधा अधूरा अक्षर है इस तरीके से, तो वो संधि बन जाती है यड़ संधि। फ्रेंड्स क्या बन जाती है, यड़ संधि। तो हम लोग देख रहे हैं कि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो दोस्तों या के पहले क्या है, आधा ता है, तो इसका मतलब क्या है, यड़ संधि है। दोस्तों यदि रा के पहले आधा ता आ जाए, कोई भी आधा अक्षर आ जाए, तब भी यड़ हो जाएगी। ला के पहले कोई आ जाए या वा के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, तो दोस्तों कौन सी संधि बन जाएगी, यड़ संधि बन जाएगी। तो बताइए बच्चों, आप लोगों को ये ट्रिक एकदम से अच्छी लगी, समझ में आया कि भाई इत्यादि में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि। यड़ संधि के लिए हमें केवल 4 वर्ड याद रखने हैं, या रा ला वा। तो या रा ला वा में दोस्तों यदि कोई भी आधा अक्षर पहले बना है तो वो यड़ संधि बन जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं गुण संधि क्या होती है। तो फ्रेंड्स गुण संधि होती है ए की मात्रा और ओ की मात्रा। क्या होती है दोस्तों, ए की मात्रा और ओ की मात्रा के लिए गुण संधि। जैसे दोस्तों लिखा जाए रमेश, क्या लिख दिया जाए, रमेश। तो दोस्तों बीच वाले अक्षर में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अब दोस्तों यदि ओ की मात्रा लगी हो, यानी कहीं पर लिख दिया जाए मनोहर, क्या लिख दिया जाए दोस्तों, मनोहर, तो इसमें पूछ दिया जाए कि कौन सी संधि है, तो भाई ओ की मात्रा लगी है तो कौन सी संधि बन जाएगी, गुण संधि बन जाएगी। तो फ्रेंड्स बस हमें इतनी चीजें पहचाननी है कि हमें बीच वाले वर्ड की मात्रा देखनी है। क्या देखनी है फ्रेंड्स, बीच वाले वर्ड की मात्रा देखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, इसका मतलब है कि इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो दोस्तों आप लोग गुण संधि और यड़ संधि आसानी से समझ गए हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं वृद्धि संधि क्या होती है। तो दोस्तों वृद्धि संधि तो आप लोग जानते हैं, जैसे विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। दोस्तों क्या होता है, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी या विद्याधनालय बराबर विद्यालय। तो दोस्तों ये है वृद्धि संधि। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोग संधियां ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स इत्यादि में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है, कह रहा कि फलेन शब्द का एक वचन एवं विभक्ति है। दोस्तों फलेन शब्द का एक वचन एवं विभक्ति है। तो फ्रेंड्स हमें बस एक चीज याद रखनी है कि जहां पर बीच वाले अक्षर में दोस्तों एक ही मात्रा है, बीच वाले अक्षर में जहां पर एक ही मात्रा दिया जाए, यानी दोस्तों क्या है, जैसे अभी आप लोगों को बताया था कि कहीं यदि कहीं पर गुण संधि हो, तो दोस्तों यहाँ पर फलेन में कौन सी संधि बन रही, गुण संधि बन रही भाई। दोस्तों क्या बनना है, गुण संधि। तो दोस्तों गुण संधि के लिए क्या आ जाएगा, एक वचन तृतीया विभक्ति। अब दोस्तों यदि यहीं पर बीच में ओ की मात्रा आ जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बन जाएगा बहुवचन तृतीया विभक्ति। विभक्ति नहीं बदलेगी, बस उसका वचन बदल जाता है दोस्तों। तो फलेन में क्या हो जाएगा, एक वचन तृतीया विभक्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, एक वचन तृतीया विभक्ति। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां में कह रहा है कि अपठम, दोस्तों क्या है, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष ज्ञात करना है भैया। तो क्या है दोस्तों, द्विवचन उत्तम पुरुष है। दोस्तों पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों प्रथम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर अपठम है, तो दोस्तों यहाँ पर अपठम होता है वो होता है हमेशा एक वचन के लिए, और दोस्तों एक वचन के साथ में क्या जुड़ा है, तो दोस्तों एक वचन के साथ में जुड़ा है उत्तम पुरुष। तो क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष आ जाएगा एक वचन में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने खंड आ पूरा बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों इस पेपर को हम लोग खंड बा देख लेते हैं। खंड बा हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले, बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे दोस्तों, और इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर से पास होना है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों दिया क्या गया है, दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों क्या है, इस गद्यांश को दोस्तों हमें पढ़ना है और इसके नीचे क्या है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स। इन 3 क्वेश्चंस के हमें क्या करना है, आंसर देना है।
तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं, दिया गया है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। दोस्तों अब राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्गत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। फिर दोस्तों क्या है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम और लेखक का नाम हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई कि मित्रता यदि दिया गया है तो कौन से पाठ से लिया गया होगा, मित्रता से लिया गया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो दोस्तों हम लोग डालेंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम। इन दोस्तों ऐसे लिख देंगे पाठ का नाम जो भी होगा, और उसके बाद दोस्तों लिख देंगे लेखक का नाम, और जो भी होगा लिख देंगे। तो दोस्तों ये पाठ का नाम क्या है, तो पाठ तो दोस्तों इसमें दिया गया है मित्रता है, तो पाठ तो दोस्तों मित्रता बन जाएगी, क्या डाल देंगे मित्रता। और दोस्तों लेखक के नाम क्या हो जाएगा, तो लेखक दोस्तों मित्रता किसने लिखी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो दोस्तों लेखक का नाम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दोस्तों इतना ही करने के हमें कितने अंक मिल जाएंगे, 2 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2 + 2 + 2 = 6, यानी 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। और दोस्तों यदि पहले क्वेश्चन में पूछ दे कि संदर्भ लिखिए, क्या कह दे दोस्तों, पूछ दे कि संदर्भ लिखिए, तो फ्रेंड्स आप लोग संदर्भ समझ लें, और चाहो तो आप लोग पेन कॉपी लेकर लिख भी सकते हो, ताकि यही संदर्भ दोस्तों हर एक में आप लोगों को लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स, कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल जी महाराज हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका संदर्भ। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से करेंगे, एक आप लोगों को ट्रिक बता दें। जब कभी पूछे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमें 2 वर्ड लिखने हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है, मित्रता के, तो यहाँ पर हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे मित्रता के। उसके बाद दोस्तों ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे, दोस्तों इस तरीके से डॉट डॉट करेंगे। फिर दोस्तों अंत में क्या है, जहाँ से ये दोस्तों समाप्त हो रही है रेखांकित अंश, तो दोस्तों यही है मित्रता रही है। दोस्तों यहाँ पर अंत में क्या लिख देंगे, मित्रता रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसे डॉट डॉट कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, इतना लिखने के बाद फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दोस्तों जैसे ही रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे फ्रेंड्स, अब हमें कुछ नहीं करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या डाल ली दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं करना है। जिनके जिनके नीचे दोस्तों लाइनें खींची हैं उन्हीं उन्हीं शब्दों को हमें लिखना है, बस उनके थोड़े से अर्थों को हमें बदल देना है। यदि हम लोग बदल सकते हैं तो उन्हें बदलेंगे, और यदि हम लोग नहीं बदल सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें लिखी बस उसी को हम लोग एकदम से देख कर टीप देंगे, एकदम से देखकर उसे ही उतार देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों कॉपी आप लोगों को कोरी नहीं रखनी है, कुछ ना कुछ आप लोगों को लिख कर रखना है, यदि आप लोग अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दोस्तों कैसे करेंगे, यानी मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों ऐसे ही लिख देंगे कि मित्रता यानी दोस्ती के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक समान प्रकार के कार्य करें, यानी दो मित्र जो हैं वो एक जैसा कार्य करें, एक जैसे उनकी रुचि हो, एक जैसे उनका सोचना हो, एक जैसा उनका मानना हो। इसी प्रकार प्रकृति यानी उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उनका जो करेक्टर है दोस्तों, उनकी जो सभ्यता है, उनके जो संस्कार हैं, उनमें समानता आवश्यक नहीं है। कई बार विभिन्न विभिन्न संस्कृति और विभिन्न विभिन्न संस्कार के लोग भी एक दूसरे से बहुत स्नेह और प्रेम रखते हैं। तो बस दोस्तों अब इतना हो जाएगा तुम्हारी क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दोस्तों जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या बन जाएगी भैया हमें मिल जाएगा आंसर, और 2 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, दोस्तों उसके बाद में अथवा भी दिया गया है। तो दोस्तों अथवा तो बाद में नहीं नहीं करना है हमको, क्योंकि यही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। मित्रता के लिए आवश्यक यह है कि दो मित्र एक समान के हों, एक ही रुचि हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है। ये दो विभिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और समानता रही है। राम धीर और दोस्तों लेखक क्या कहना चाहता है, दोस्तों लेखक ये कहना चाहता है कि दो मित्रों की मित्रता के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों मित्रों का आचरण एक समान हो, उनके संस्कार एक समान हो, उनमें विभिन्नताएं भी हो सकती हैं, तब भी वो एक अच्छे मित्र हो सकते हैं। तो दोस्तों लेखक ये कहना चाहता है कि मित्रता के लिए दो समान सोच वाले व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये दोस्तों जो पहला गद्य खंड है, इस तरीके से हम लोग इसका बनाते हैं। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। यदि हमें इसमें दोस्तों पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम मान लो नहीं याद है, जो बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है किसी कारणवश, दोस्तों यदि हमें उन पाठ का नाम नहीं याद, तो फ्रेंड्स हम लोग संदर्भ कैसे बनाएंगे, फिर दोस्तों हमें संदर्भ लिखना है। तो जो भी संदर्भ दोस्तों लिखेंगे उसमें कोई भी हमें पाठ का नाम याद आ जाएगा। दोस्तों यदि दोस्तों यदि रामचंद्र शुक्ल का नाम याद आ गया तो उनका लिख दिए।
नहीं आया तो जयशंकर प्रसाद का नाम आ गया, उनका लिख दिया, राजेंद्र प्रसाद का नाम आ गया तो उनका लिख दिया दोस्तों। फिर यदि आप लोगों को नाम नहीं पता है तो आप लोग जैसा चाहोगे वैसा लिख दोगे। लिखते हैं दोस्तों 6 नंबर का है तो 4 नंबर या 5 नंबर तब भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें इन पेपर को सॉल्व करना है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हमें अथवा में करना होता है, या तो हम लोग पहला करेंगे या तो हम लोग दूसरा करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहला कर लेंगे तो एक करना है और एक दोस्तों हम लोगों को छोड़ देना है, तो ये वाला दोस्तों हम लोग छोड़ देंगे। अब आइए खंड बा में दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी खंड बा हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दोस्तों होता है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ लेता है, यानी एक गद्य का पूछता है और एक पद का दोस्तों पूछता है। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जैसा अभी तक हम लोगों ने गद्य के लिए पढ़ा था वही अब हम लोग पद के लिए पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, पहला कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो दोस्तों ये जो पद दिया गया है इसका हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। फिर दोस्तों क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है भाई। फिर क्या करना है, निर्गुण ब्रह्म के द्वारा क्या क्या कठिनाई व्यक्त की गई हमें वो बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं क्या, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। तो दोस्तों हम लोग पहला ऑप्शन डालेंगे कि संदर्भ, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, संदर्भ। और दोस्तों संदर्भ में किस तरीके से लिखते हैं तो आइए आप लोग समझ लेते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद खंड, दोस्तों क्या है, प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड से, हिंदी के पद खंड से दोस्तों क्या है, अब किसके बारे में बताया गया है, यानी सूरदास के बारे में बताया गया है। तो सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर के पद शीर्षक से अवतरित किया गया है। दोस्तों किससे लिया गया है, पद शीर्षक से अवतरित किया गया है। अब दोस्तों क्या है, इसके रचयिता कौन है, इस रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या, हमारा संदर्भ हो गया। अब दोस्तों कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों हमें उन अंकों की व्याख्या करनी जिनके नीचे अंडरलाइन खींची है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वर्ड ये लिखेंगे, यानी निर्गुण कौन, और उसके बाद में डॉट डॉट लगाएंगे और दोस्तों लिख देंगे मैं अभिलाषी, इतना लिखेंगे दोस्तों। अब इसी की हमें व्याख्या करनी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एकदम से इजी स्टेप में पता है। यदि आप लोग इनकी व्याख्या कर सकते हैं तो दोस्तों इनकी व्याख्या आप लोग करें। यदि आप इनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों जो शब्द लिखे हैं उन्हीं शब्दों को हम लोग उतार देंगे। क्या करेंगे, जहां पर लिखा है उपर्युक्त दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, जहां पर हमें करना है दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, फिर से उतार देंगे। और यदि इनमें से किसी का हम कोई अर्थ जानते हैं तो उस अर्थ को लिख देंगे, और नहीं जानते हैं तो जैसा है दोस्तों वैसा लिख देंगे। ये दोस्तों केवल उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो लोग दोस्तों अभी तक किसी भी प्रकार की हिंदी, एक भी दिन किसी ने हिंदी नहीं पढ़ी है, और फिर भी दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग हिंदी में 100% पास होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो चीजें लिखी हैं उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे भैया, वैसे उतार देंगे, कुछ नहीं करना है, केवल कोरी कॉपी हमें नहीं रखनी है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, रेखांकित अंश की व्याख्या में वही लिख दिया। कैसे लिखते हैं दोस्तों, क्या है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाई सौदे, बूझत साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और कैसे भरन भेष है कैसो, की है रस में अभिलाषी। दोस्तों क्या है, जब कृष्ण ब्रज से दोस्तों मथुरा चले जाते हैं तब वहाँ की जो गोपियाँ हैं उनको जब उद्धव जी समझाने जाते हैं तब वो निर्गुण ब्रह्म की दोस्तों उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए बताते हैं, या निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने के लिए बताते हैं। तो दोस्तों गोपियाँ जो हैं वो इसी तरीके का उद्धव जी से प्रश्न पूछती हैं। तो दोस्तों यदि हमें इनका अर्थ आ रहा है तो हम लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो दोस्तों जैसा लिखा है वैसा ही हम लोग इसमें लिख देंगे, लेकिन कोरी कॉपी नहीं रखेंगे। फिर दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई आती है। दोस्तों निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई आती है, तो दोस्तों इसमें क्या है आइए देख लेते हैं। उसमें कैसे, यानी कैसे बरन भेष कैसो, कि मेरे अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो, जौरे करो मिगासी, और सुनत मौन रहे हैं बावरो, सूर सबे मति नाशी। यानी दोस्तों क्या है, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई आती है कि हम उसका आकार प्रकार नहीं बता पाते हैं। सामने वाले को जब आकार प्रकार का ज्ञान नहीं होता है तो दोस्तों वो बातों को कम विश्वास करता है, बातों को कम मानता है, ये चीजें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे। यदि हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता है तो दोस्तों क्या करेंगे, ये जो पंक्तियां दी गई हैं इन्हीं पंक्तियों में से कोई 2 पंक्तियां हम लोग लिख देंगे। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ से लिख दे देंगे कि को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और कैसे बरन भेष हैं कैसे, कहीं रस में अभिलाषी। तो यही दोनों दोस्तों पंक्तियां हम लिख देंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सुलटा लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अथवा में भी लगा है, यदि हमें पहला वाला ना पता हो तो हम लोग दूसरा वाला भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखा है कि चींटी को देखा है वह सरल विरलकारी रेखा, तम के आगे हिलजुल कर, चलती लघुपथ पाल पाल मिलजुल कर, वह है पिपीलिका भांति, देखो ना किसी भांति काम करती है वह सतत। तो दोस्तों चींटी के बारे में बताया गया है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, और दोस्तों इसमें आ गया है अब संस्कृत वाला पार्ट। दोस्तों क्या आ गया है भाई, संस्कृत का पार्ट आ गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, लिखा है दोस्तों
कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए भाई हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से समझेंगे कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी अस्ति। फ्रेंड्स क्या है, वाराणसी पाठ से, यानी जो आप लोगों के अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी पाठ है उससे ये लिया गया है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की। दोस्तों क्या, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। अब दोस्तों इसके बाद में लिखेंगे इसका प्रसंग कि इस प्रसंग में वाराणसी नगरी के बारे में बताया गया है कि वह कैसे सरल और सलिल जल वाली गंगा नदी के तट पर बसा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है दोस्तों। तो अब डालेंगे इसका अनुवाद। क्या डालेंगे, अनुवाद। और दोस्तों इसका अनुवाद कैसे लिखना है, तो दोस्तों वाराणसी के बारे में जो जो बातें आप लोग जानते हो बस वही बातें आप लोग हिंदी में लिख दो। ये संस्कृत में लिखी उन्हें हमें हिंदी में कर देना है दोस्तों। कैसे, जैसे वाराणसी सुविख्याता, यानी वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यम यह विमल यानी साफ सरल जल वाली गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे दोस्तों क्या है संस्कृतियों का दोस्तों ये केंद्र है, बहुत सारे धर्म संस्कृतियों का ये केंद्र है। यहाँ अनेकों पर्यटक दूर दूर देशों से प्रतिवर्ष घूमने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों क्या है जो दृश्य हैं वो देखने काबिल हैं। बहुत सारे दृश्य दोस्तों जो है प्रचलित है। शोभायमान विलोक इमाम बहु प्रशंसित, यानी यहाँ की जो घटनाएं हैं, यहाँ के जो शोभायमान दृश्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अपने शब्दों में इसका अर्थ भी लिख देना है। दोस्तों कितने नंबर का है भाई, 5 नंबर का है। यदि हम लोग इसका संदर्भ केवल अच्छे से लिख देंगे 2 नंबर पा जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यदि हमें कुछ नहीं आ रहा है तो इस वाराणसी के बारे में दोस्तों ये जो संस्कृत में लिखा है बस इसको हम लोग संस्कृत में नहीं उतारेंगे, इसको हम लोग हिंदी में उतारेंगे। दोस्तों हिंदी में कैसे उतारेंगे, वाराणसी की वाराणसी कर देंगे। सुविख्याता है दोस्तों तो आगडंडा हटा देंगे, सुविख्यात कर देंगे। प्राचीना है तो आगडंडा हटा देंगे, प्राचीन लिख देंगे, यानी प्राचीन नगरी है, अपने मन से है जोड़ देंगे। यह मतलब दोस्तों यह है तो ये लिखेंगे। यहाँ पर विमल अलग कर देंगे, सलिल अलग कर देंगे, गंगा अलग कर देंगे। कूले मतलब दोस्तों तट पर, और स्थित मतलब स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इससे हिंदी कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा ये प्रयास कुछ हद तक सही जाता है तो दोस्तों हमें इसमें कम से कम 2 या 1 अंक मिलने की संभावना है। दोस्तों यदि 2 अंक मिल जाएंगे तो 5 में दोस्तों कितने 4 हो जाएंगे। यदि 1 मिलेगा तो 3 अंक फिर भी मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप लोग छोड़ दोगे तो 0 अंक मिलेगा। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें छोड़ना नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हमें एक तो वो करना था, या तो दोस्तों ये वाला कर सकते थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसी में एक आता है संस्कृत का दोस्तों क्या है, श्लोक। तो दोस्तों श्लोक का हम लोग करते हैं कि श्लोक किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिए गए संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों अब इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, श्लोक करेंगे, यानी अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता जो यो जानसी था पंडिता। तो दोस्तों पहला वाला देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यानी प्रस्तुत दोस्तों क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। दोस्तों किससे लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अब दोस्तों डालेंगे हेडिंग इसका दोस्तों अनुवाद। तो अनुवाद दोस्तों क्या करेंगे, यानी अवधो दूरगामी, यानी बिना पैर के दूर तक जाता है। बिना अक्षरों का पंडित है, यानी बिना अक्षरों के भी बोल सकता है। अमुक स्फुट वक्ता, यानी जब वो बोलता है तो साफ साफ बोलता है। दोस्तों जानता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाता है, अपने मुख से पढ़ नहीं पाता है। दोस्तों ये क्या है, ये पत्र है जो उस ग्रामीण के द्वारा पूछी गई एक पहेली थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या भी बना लेते हैं। और दोस्तों यदि मान लो आप लोगों को व्याख्या नहीं पता है, मान लो कि आप लोगों को व्याख्या नहीं पता है, तब भाई आप लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों आप लोग संदर्भ तो लिख लेंगे। और संदर्भ यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग पेन पेन कापी उठाइए, हम आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग संदर्भ लिख लीजिए। उसी तरीके से आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो दोस्तों क्या है कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। दोस्तों ये हो गया इसका संदर्भ। अब इसकी व्याख्या जब करते हैं दोस्तों तो इसका अनुवाद अब आप लोगों को बता चुके हैं। तो अनुवाद आप लोग इस तरीके से करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे आप लोगों को खंड दिए गए होंगे, बहुत सारे आप लोगों को खंड दिए गए होंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी से काम करना है। यानी हमें क्या करना है, अपने क्षेत्र में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। और दोस्तों कोई तुमुल लिख देता है, कोई अग्र पूजा, कोई कर्मवीर भरत लिख देता है। तो दोस्तों ये हमें नहीं करनी है। हमें ये कोई भी प्रश्न नहीं करना है। हमें बस प्रश्न नंबर दोस्तों डालना है कि प्रश्न नंबर ये कितने पर दिया गया है। और दोस्तों हम लोग आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और दोस्तों जहाँ पर हमें मिलेगा क्या,
ज्योति जवाहर। दोस्तों क्या मिलेगा? ज्योति जवाहर। तो दोस्तों वहीं पर हम लोग देखेंगे कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों ज्योति जवाहर में हमें क्या लिखना है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही लिखना है। तो दोस्तों हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं कि ज्योति जवाहर श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित एक खंड काव्य है। दोस्तों क्या है? खंड काव्य है। तो दोस्तों अब इसके बाद में हमें जवाहरलाल के विषय में दोस्तों क्या है, कम से कम 1.5 या 2 पेज का उनका जीवन परिचय लिखना है दोस्तों, उनके बारे में उनकी कहानियाँ लिखनी है। तो दोस्तों ज्योति जवाहर हो जाएगा और इसके द्वारा जो भी चीज़ें होंगी हमें दोस्तों कम से कम 3 है तो 3 नंबर इसमें पूरे हमें लेने हैं, क्योंकि इसमें राइटिंग भी बनानी है और आप लोगों को 1.5 या 2 पेज में पूरा लिखना भी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लो। जब कभी दोस्तों आप लोगों का खंड काव्य का कोई भी क्वेश्चन आएगा, दोस्तों क्या है, जब कभी भी खंड काव्य का आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को लिखा है दोस्तों, वैसे लिखा होगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों जो पठित हो यानी जो तुम्हारे में पढ़ाया गया हो, तो फ्रेंड्स अपने क्षेत्र में यानी अपने मंडल में जो चलता है वो क्या है, तो दोस्तों वो है ज्योति जवाहर। तो फ्रेंड्स हमें ज्योति जवाहर ही करना है, बाद बाकी किसी चीज़ों को हमें नहीं करना है, उनसे हमें मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अब ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 26वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26वें में क्या है, यानी कह रहा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। यानी दोस्तों क्या करना है, हमें उनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक एक रचना लिखनी है। यानी हमें तीन तीन नंबर कब मिलेंगे, जब उनकी हम जीवन परिचय लिखेंगे, और 2 नंबर की उनकी एक एक रचना लिखनी है, यानी 5 नंबर का है दोस्तों। तो दोस्तों क्या आया है, जयशंकर प्रसाद आया। तो भाई जयशंकर प्रसाद का सबसे पहले क्या करेंगे, जब जीवन परिचय लिखेंगे तो ऐसे कोष्टक में दोस्तों उनको शॉर्ट परिचय लिख देंगे। उसके बाद में उनकी कोई एक रचना लिख देंगे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी लिख सकते हैं, भगवत शरण उपाध्याय के बारे में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद पर हम क्या करेंगे, जीवनी लिख देंगे। अब दोस्तों मान लो कि किसी बच्चे को जयशंकर प्रसाद पर जीवनी नहीं याद है, तो अब वो क्या करे बेचारा, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, नाम डालेंगे ऊपर जयशंकर प्रसाद, और दोस्तों कोई भी इतिहास का कोई सन लिख देंगे 1800 और 18 दोस्तों 1900 और 1800 के समथिंग में, क्योंकि दोस्तों उसी के समय जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। और दोस्तों क्या है कि अब दोस्तों जो भी बातें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा जोड़ते जाएंगे कि जयशंकर प्रसाद एक बहुत अच्छे कवि दोस्तों, लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे दोस्तों ये एक नाटककार भी थे, इनके नाटक बहुत प्रचलित हुए हैं, इनके द्वारा जो कहानी संग्रह है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, और दोस्तों प्रत्येक मनुष्य मनमानुष में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित रहे हैं। तो इस तरह की इनकी दोस्तों जो पूरी गोरा राम है, पूरी जो गाथा है, वो कम से कम 1 या 1.5 पेज में दोस्तों हम लोग लिखेंगे। यदि हम लोग इतना करने में सफल हो गए तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम 2 नंबर हमें तब भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चों कुछ भी नहीं जानते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, केवल ट्रिक के माध्यम से वो पास होना चाहते हैं, उनके लिए ये है। फिर फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी प्रमुख एक एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, क्या दिया गया है, तुलसीदास दिया गया है, महादेवी वर्मा दिया गया है और रामनरेश त्रिपाठी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास के बारे में लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा के बारे में लिख सकते हैं, या फिर रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसमें भी वही करेंगे, जीवन परिचय डालेंगे दोस्तों। यदि हमें उनका जीवन परिचय पता है तो ठीक है, और दोस्तों यदि नहीं पता है तो कोई भी इतिहास का दोस्तों हम लोग सन रख देंगे, और दोस्तों जो भी बातें लिखेंगे बीच में तुलसीदास को ले आएंगे, बीच में तुलसीदास को जोड़ देंगे। और दोस्तों ये हम तो जानते हैं कि भाई तुलसीदास ने किसके बारे में लिखी है अपनी कृतियाँ, अपनी कविताएं किसके में लेखनी चलाई, तो राम के बारे में, तो राम के बारे में उन्हीं के वर्णन के अनुसार हम लोग चलते चले जाएंगे दोस्तों। तो इन सब तरीकों से हम लोग यदि पेपर को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों एग्जाम में अच्छे अंक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। दोस्तों क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो दोस्तों हमें वो श्लोक लिखना है, ये ध्यान देना है कि जो श्लोक इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ऐसा दोस्तों नहीं करना है कि जो प्रश्न पत्र में आया हो आप लोग वही लिख दो, तो फिर आप लोगों को कोई अंक मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अपने मन से कोई एक श्लोक याद कर लेंगे, वही श्लोक यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों बंधन मरणम दोस्तों वाला है वो, या सर्वे भवन्ति सुखना वाला है, कोई भी दोस्तों लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पर 2 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। फिर फ्रेंड्स क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत उत्तर दोस्तों देने हैं। क्या करना है, 2 संस्कृत के उत्तरों को यहाँ पर दोस्तों देना है, और कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, यानी 2-2 अंक के आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, तो दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन है कि चंद्रशेखरा स्वपितु नाम किम अकथयत, यानी चंद्रशेखर जो है अपने पिता का स्वयं नाम क्या लेते थे दोस्तों, तो आज़ाद कहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद नाम था उनका दोस्तों, तो आज़ाद कहते थे वो। तो यहाँ पर जहाँ पर दोस्तों किम है तो किम की जगह आज़ादा आ जाएगा। दोस्तों हमें क्या करना, बस एक चीज़ भरनी है,
यानी संस्कृत में ही इसका आंसर देना। दोस्तों क्या है, आतुरस्य मित्रम का भवति, यानी आतुर लोग मित्र में क्या पाते हैं दोस्तों, तो का की जगह कोई भी वर्ड भर देंगे और उसी में विसर्ग जोड़ देंगे, यानी जो भी नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पर आजाद भरना है तो इसे लिख देंगे आ जा द, और यहाँ पर दोस्तों ऐसे विसर्ग लगाएंगे आजादा, इस तरीके से भरेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, ये संस्कृत में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों दो दिए गए हैं, दो में से हम लोग चार दिए गए हैं, चार में से कोई भी दो करेंगे और दोस्तों इस तरीके से उनको कर देंगे। तो फ्रेंड्स इससे क्या लाभ होगा कि अब चार में से कम एक या दो अंक तो हमें मिल ही जाएंगे, और दोस्तों यदि छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमें कुछ ना कुछ करना है, किसी भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, एक विषय पर निबंध करना है, यानी स्वच्छ भारत मिशन पर, या विज्ञान वरदान या अभिशाप पर, या पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या पर, या जनसंख्या वृद्धि एक समस्या पर, या विद्यार्थी जीवन और खेल के महत्व पर। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है जीवन, दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को 9 नंबर का दिया गया है। कितना है, निबंध जो है 9 नंबर का है। और दोस्तों निबंध कम से कम 3 पेज में होना चाहिए। कितने पेज में जाना चाहिए फ्रेंड्स, कम से कम 3 पेज का निबंध होना चाहिए। 3 पेज से कम के निबंध से काम चलने वाला है नहीं। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से यदि आप लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं, दोस्तों यदि अभी तक आपने एक भी दिन हिंदी की पढ़ाई नहीं की है, आपने एक भी दिन हिंदी की कॉपी नहीं खोली है, तो दोस्तों आप लोग केवल इस ट्रिक के माध्यम से हिंदी में कम से कम 70 और 80 नंबर के बीच में ले आएंगे, जो ट्रिक आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। केवल आप लोग उसी ट्रिक को अपनाएं जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई हैं, और आसानी से दोस्तों इसी तरीके से आप लोग लिखें ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी रखिए। जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं एग्ज़ाम से पहले एक बार ये वीडियो आप लोग पूरा अवश्य देखें। जिस भी व्यक्ति ने यदि एक बार ये वीडियो पूरा अच्छे से वॉच कर लिया शुरू से अंत तक, ये यकीन मानिए कि वो बच्चा कभी भी हिंदी में फेल नहीं हो सकता, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो सभी बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से हमें पेपर करना है, और पेपर में जाकर जिस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं उसी तरीके से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। यदि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों जितने भी आप लोगों के दोस्त व्यवहारी हैं सबके पास ये वीडियो आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और कोई भी बच्चा इस बार हिंदी में फेल नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारा एक ही कर्तव्य है, हमारा एक ही हमारी आकांक्षा है, और एक ही हमारा उद्देश्य है कि इस बार सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हों, और दोस्तों आप लोगों की सफलता ही हमारा परम उद्देश्य है। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।